टुडे आई विल टीच यू नेशनलिस्ट इन यूरोप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। आज जो भी मैंने टॉपिक लिए हैं वो आपके एग्जाम बेस्ड माने एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक। आइए इनको सीरियल वाइज देखते हैं। आज कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना रहती है। अब देखिए एज ऑफ रेवोल्यूशन में मैंने एक टॉपिक लिया है, पहला टॉपिक है द एज ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अब देखिए क्या था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर उस टाइम पीरियड में 1830 टू 1845 एक सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था। उस समय सबसे बड़ा यदि किसी के पास एरिया था तो वो ऑटोमन एम्पायर था। अब ऑटोमन एम्पायर में आप जैसे ही वर्ल्ड के मैप में बच्चों कभी देखोगे ईरान, इराक, ये सारे कंट्री, बुल्गारिया, ये सब कंट्री माने अफ्रीका से ऊपर जैसे आप जाओगे तो वो सब पार्ट ऑटोमन एम्पायर, सर्डिनिया वगैरह का पार्ट सब ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। और वहां का जो राजा होता था या किंग होता था या रूलर होता था वो सबसे पावरफुल माना जाता था। और वही माने यूरोप के पार्ट को भी आर्गुनेट करता था। माने ऑटोमन एम्पायर से उस समय कोई भी कंट्री या कोई भी राजा लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि इनसे लड़ पाना, यहां तक कि ये समझ लीजिए कि चाइना, रशिया तक भी ऑटोमन एम्पायर का इंटरफेयर होता था। उनके भी शासन में लोग उनकी बात मानने को मजबूर होते थे कि उनसे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि एक पावरफुल कंट्री और पावरफुल कंट्री से कोई उस समय लड़ना नहीं चाहता। तो ये था बच्चों ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर उस समय धीरे धीरे वीक होने लगा, कमजोर होने लगा। और उसके वीक होने का कारण, रीजन यही सब रेवोल्यूशन थी। धीरे धीरे वीक होने लगा और वीक होते ही इन सारी जगह पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के खुद ही कुछ ऐसे पार्ट थे, बाल्कन स्टेट्स वगैरह, जो मिनरल्स के हिसाब से बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। और उन पर यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज की निगाह रहती थी कि बाल्कन स्टेट्स यदि हमें मिल जाते हैं तो वो मिनरल्स वाला एरिया है और वहां के रिसोर्सेस का यूटिलाइज करके वो अपने कंट्री को और पावरफुल, मॉडर्नाइज बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट होने में वहां के रिसोर्सेस का सबसे बड़ा योगदान होता है। बगैर रिसोर्सेस के कोई भी कंट्री पावरफुल नहीं बन सकता। सपोज करें आयरन, कोल, उस समय की बेसिक नीड हुआ करती थी कंट्री को पावरफुल बनाने के लिए। उन्हीं से ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीजें बनती थी। तो बाल्कन स्टेट्स की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार भी हुई। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं बाल्कन स्टेट्स कितना इंपॉर्टेंट था उस समय का एरिया। तो वो उस समय तक तो ऑटोमन एम्पायर के हाथ में रहा, बट समय समय पर फॉरेन कंट्रीज, खासतौर से यूरोप के कंट्रियों में कभी किसी का वहां पर कब्जा, कभी किसी का कब्जा, और वो वहां के रिसोर्सेज यूज करता है। उसी में एक पार्ट आता है ऑटोमन एम्पायर के साथ साथ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब देखिए बच्चों, ये भी एक टॉपिक आपको बुक में मिलेगा अपने। कॉन्स्टेंटिनोपल माने यूरोप और एशिया का गेट कहते हैं इसे, कॉन्स्टेंटिनोपल। हिंदी में इसे कुछ लोग आपको पढ़ने को मिल सकता है कुस्तुनतुनिया नगर, तो कंफ्यूज मत होइए। कॉन्स्टेंटिनोपल इंग्लिश में और हिंदी में कुस्तुनतुनिया भी इसे कह देते हैं। तो इस कॉन्स्टेंटिनोपल में मोस्टली क्या होता था, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, ये सब यूरोप से एशिया काफी पहले से आते जाते रहते थे। किस रूट के थ्रू? इसी रूट के थ्रू, लैंड एरिया के थ्रू। लेकिन यहां पर टर्किश लोगों का साम्राज्य हुआ करता था और टर्किश लोग उन पर
वहां से निकलने वाले बिजनेसमैन या जो भी आप मान लो उस समय के ट्रेडर्स उन्हें लूट लेते थे और उन्हें बर्बाद कर देते थे, और यदि वो इंटरफेयर करते थे तो उनकी डेथ भी कर देते थे, उनको मार भी देते थे। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल की वजह से ही आप मान लीजिए कि ये भी एक रोल रखता था काफी कुछ। तो इस तरह एज ऑफ रेवोल्यूशन माने रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई यहां से। ये टाइम पीरियड जो था वो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था। अब देखिए रेवोल्यूशन कहां कैसे किस तरीके से स्टार्ट हो रही थी, उसी में एक मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब इस पे भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि माने अपने कंट्री को बचाने के लिए पावरफुल बनाना। पहली पोजीशन क्या होती है, माने यदि हम अपने आप को किसी से बचाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपने आप को इतना ताकतवर या पावरफुल बनाए कि सामने वाला लड़ने के लिए सोचे। तो वही यहाँ के लीडर्स मान लीजिए या यहाँ के सोल्जर्स मान लीजिए या यहाँ के ऐसे लोग जिनका गवर्नमेंट या राजा के नजदीक रहते थे या खुद ही राजा होते थे, उनका पहला मोटिव था कि अपने कंट्री को पावरफुल बनाना। अब यहां पर देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली माने इटली का यूनिफिकेशन किया गया है, माने उसको यूनिफिकेशन वर्ड से आप खुद ही आइडिया लगा रहे होगे कि उनको माने आपस में जोड़ा गया, छोटे छोटे पार्टों को मिला करके एक बड़ा सा कंट्री बनाना। अब उसमें किसका किसका योगदान था, फेमस पर्सनालिटीज। एक नाम है जुसेप्पे मैज़नी, देखिए इस नाम को ध्यान दीजिएगा, जुसेप्पे मैज़नी, काउंट कैमिले काबू, जुसेप्पे गैरिबाल्डी, माने इन लोगों ने इटली को के यूनिफिकेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल दिया, इटली को पावरफुल बनाने में, उसका यूनिफिकेशन करने में, माने उसके छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक बड़ा कंट्री बनाने में। जैसे हमारे देश को इतना पावरफुल बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में आप जानते होंगे, सारी रियासतों को मिला करके एक बड़ा देश बनाया। उसी तरीके से इन लोगों का इटली के यूनिफिकेशन में माने यूरोप का एक पावरफुल कंट्री बने हमारा कंट्री, सारे छोटे छोटे पार्टों को मिला करके एक बड़ा कंट्री बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन रहा। अब बच्चों इसी में आता है एक टॉपिक और बहुत अच्छा सा, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अब रिवॉल्ट तो हो रही थी डिफरेंट डिफरेंट रीजन के कारण, बस अपने कंट्री को पावरफुल बनाने के लिए, कभी अपने कंट्री को यूनिफिकेशन करने के लिए, कभी मोनार्की सिस्टम से ऊब करके डेमोक्रेसी के लिए, माने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट लोगों की प्रॉब्लम थी और वो रिवॉल्ट कर रहे थे। उन्हीं में से एक रिवॉल्ट आती है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, और इसी के अंदर एक छोटी सी रिवॉल्ट आपको पढ़ने को मिलेगी, वेवर्स रिवॉल्ट। माने वेवर्स मींस जो कपड़ा बनाते हैं, सिलते हैं, बुनते हैं, उनकी भी रिवॉल्ट इसी में थी। माने लोग उस समय यूरोप में भूखों मर रहे थे, क्योंकि उस समय यूरोप का रीजन क्या था, यूरोप की पॉपुलेशन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी, और पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ने के साथ माने डिमांडें बहुत ज्यादा हो रही थी, और यूरोप में प्रोडक्शन जो था खासतौर से जो खाने वाली चीजें हैं जैसे पल्सेस, राइस, व्हीट, इनका प्रोडक्शन उनकी क्वांटिटी में नहीं हो रहा था, तो लोग भूखों मर रहे थे, तो लोगों को चीजें नहीं मिल पा रही थी, तो लोग भूख की वजह से भी रिवॉल्ट कर रहे थे। माने आपको जब गवर्नमेंट की तरफ से, आपके राजा की तरफ से, आपके रूलर की तरफ से सुविधाएं, फैकल्टी नहीं मिलेंगी, आप हुक्ममंडल लगोगे, तो ऐसे राजा से आप सोचोगे कुछ चेंज किया जाए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिससे हम लोग लाइफ स्टाइल को सर्वाइव करें। तो ये एक तरीके से आम जनता थी, सिटीजन्स थे वहां पर, वो भी रिवॉल्ट कर रहे थे। अब ऐसी परिस्थितियों में बाहर से भी दूसरे यूरोप के कंट्री भी एक दूसरे से लड़ रहे थे, और घर के अंदर भी एक तरीके से वार चल रही थी, युद्ध चल रहा था आपस में ही। तो ऐसे में बाहर वालों से लड़ो कि अंदर वालों से लड़ो,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यूरोप के दूसरे सारे कंट्रियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब उसी में मैंने लिखा है वेवर्स रिवॉल्ट 1845, माने वेवर्स लोगों ने भी रिवॉल्ट स्टार्ट कर दी कि भाई हमारी चीजें सही से बिक नहीं पा रही, दूसरे कंट्रियों में जा नहीं पा रही, प्रोडक्शन नहीं जा पा रहा या रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा प्रोडक्शन करने के लिए। तो अब उनके परिवार भी सड़क पे आ रहे थे, तो वो भी रिवॉल्ट कर रहे थे। फिर इसके बाद लास्ट में मेरा जो पॉइंट है, बिस्मार्क यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब देखिए, जब यूरोप के फ्रांस, इटली अपना यूनिफिकेशन कर रहे थे, तो उसी समय बिस्मार्क एक नाम आता है और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बिस्मार्क एक तरीके से पर्सिया का चांसलर था, बाद में जर्मनी का राजा भी बना, रूलर भी बना एक समय। स्टार्टिंग इनकी हुई थी पर्सिया के चांसलर, वहां के एक सोल्जर थे और सोल्जर से चांसलर बने, और चांसलर बनने के बाद इन्होंने यूनिफिकेशन किया जर्मनी का, उसके लिए बड़े ही प्रयास किए। इनका बहुत बड़ा योगदान है। बिस्मार्क माने वो नाम है यूरोप के हिस्ट्री में, जो नाम हमें अपने एक तरीके से इंडिया में कभी हम बड़े सम्मान के साथ अकबर और अशोक का लेते हैं, उसी तरीके से यूरोप की पॉलिटिक्स में बिस्मार्क का भी उसी तरह योगदान है। आप अकबर, अशोक या एक तरीके से आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, माने किसी को बनाने का काम। तो यदि जर्मनी को बनाने का यदि किसी को श्रेय है, तो आप ये मानिए कि बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन रहा है, और बिस्मार्क ने अपनी एबिलिटी, अपने ब्रेव सोल्जर के कारण ही जर्मनी का यूनिफिकेशन किया और जर्मनी एक पावरफुल कंट्री बना। इस तरह स्टूडेंट्स, ये एज ऑफ रेवोल्यूशन था। थैंक यू।